देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसीडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ ए कंट्री। यानी कि जब आप रेवेन्यू डेफिसिट किसी कंट्री का एस्टिमेट करोगे तो क्या चीज़ है जो नहीं कंसीडर करनी है, नॉट वाला ऑप्शन पूछा है। तो ए ऑप्शन है वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द गवर्नमेंट, तो ये तो इंक्लूड होता है रेवेन्यू डेफिसिट में ना। इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी आपका, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला अगर सबको आता है तो देखो रिवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलता है, टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस करते हैं टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट, है ना। तो कुछ एक्सपेंडिचर होंगे रिवेन्यू टाइप के और कुछ रिसिप्ट होंगी, तो ये अगर होंगे तभी आप इसे इंक्लूड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी आप इंक्लूड करोगे। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना, नॉट कंसीडर्ड। तो ये आंसर है सी ऑप्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। किस किस बच्चे ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लिखा है, फर्स्ट का आंसर क्वेश्चन 1 का, उनका बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन नॉट इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन है। असर्शन है इन केस ऑफ पब्लिक गुड नो वन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग द बेनिफिट्स। जो पब्लिक गुड होते हैं उनमें से किसी को भी आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो बेनिफिट लेने से यानी सब हर कोई इसका बेनिफिट ले सकता है ना। तो यानी कोई भी एक्सक्लूड नहीं हो सकता, बिल्कुल करेक्ट है। एंड पब्लिक गुड नॉन ट्राइवलर्स और नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, ये भी करेक्ट है। रीजन भी आपने पढ़ा होगा, पब्लिक गुड ना तो राइवलर्स होते हैं, नॉन राइवलर्स और नॉन एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल का मतलब तो पता ही चल गया कि इनमें हम किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते इसके बेनिफिट से। एक यूज़ करेगा तो दूसरा भी यूज़ करेगा ही करेगा, है ना। तो यानी कि एजर्शन करेक्ट भी और रीजन भी इसका करेक्ट भी और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है क्यों इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन एक्सक्लूडेबल नेचर के होते हैं, है ना। तो रीजन एक्चुअल में करेक्ट के होने के साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर है। दोनों करेक्ट भी और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, सेकंड का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बोथ असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू एडिशन होता है डैश माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू एडिशन आपने किया होगा। वैल्यू एडिशन कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप इंटरमीडिएट कंजप्शन जो होता है उसको माइनस करते हो, है ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वैल्यू एडिशन का। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है वो या तो आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता, एक तो ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है। और वैल्यू आउटपुट किसके बराबर होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ये दूसरा फॉर्मूला ये बन गया इसका, है ना। तो आपको या तो यहाँ पे या तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आना चाहिए या फिर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक आना चाहिए था, बट यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, बट आपको यहाँ पे सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक दे दिया, जबकि वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, सेकेंड वाला। तो यहाँ पे आपको पता है ये वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो या तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा या सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये वाला ऑप्शन सेकेंड वाला नहीं माना जाएगा, थर्ड वाला लेना है। एंड थर्ड वाला देख लो किस किस में, इसमें भी है और इसमें भी, तीनों में ही है थर्ड वाला। तो एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट ऐसे भी तो निकाली जा सकती है, आउटपुट की वैल्यू नंबर कितने यूनिट प्रोड्यूस है, प्राइस पर यूनिट, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, थर्ड भी हो सकता है फोर्थ भी हो सकता है। तो थर्ड फोर्थ डी ऑप्शन इसका आंसर है। थर्ड का आंसर डी ऑप्शन किस किस बच्चे ने किया है, बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सपोज फॉर एन इकोनॉमी ऑटोनॉमस कंजप्शन स्टैंड 100 करोड़ एंड टोटल कंजप्शन 130 करोड़ है, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड कंजप्शन निकालना था आपको, कितना करोड़ होगा। तो यहाँ पे इंड्यूस कंजप्शन का फॉर्मूला होता है टोटल कंजप्शन में से ऑटोनॉमस कंजप्शन, ये सी बार का मतलब ऑटोनॉमस आपको माइनस करना है, तो 30 आएगा, है ना। टोटल कंजप्शन 130 है, ऑटोनॉमस आपको 100 करोड़ दिया हुआ है, तो इंड्यूस निकालोगे तो 30 आएगा। 30 आपका ऑप्शन ए है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए 30 आएगा, फोर्थ का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कीनीशियन इकोनॉमी
जो कीन्स की इकोनॉमिक्स है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज ड्रॉन एट एन एंगल 45। तो कौन सी लाइन है या कौन सा कर्व है जो ओरिजिन से स्टार्ट होकर और एंगल 45 पे जाता है? तो एंगल 45 पे हमारी रेफरेंस लाइन होती है। तो ऑप्शन सी इसका रेफरेंस लाइन हो जाएगा। फिफ्थ का आंसर रेफरेंस लाइन। किस किस बच्चे ने किया है? बिल्कुल ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय डैश इन द इंडियन इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? ये तो सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो इसका आंसर आपका 6 का आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 6 का आंसर समझ आ गया। कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, है ना। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन, टू अराइव एट the value of equilibrium level of income there must exist an equality between accent and dash accent। तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की कंडीशन आपने पढ़ी होगी। एक एडीएस अप्रोच होती है और एक एसआई अप्रोच होती है ना, 2 अप्रोच होती है। तो या तो एक्सेंट का मतलब प्लान्ड एडी प्लान्ड एएस के बराबर हो, या फिर प्लान्ड सेविंग प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, है ना। 2 अप्रोच आपने पढ़ी होगी। तो यानी कि यहाँ पे एक तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाली अप्रोच यानी फर्स्ट वाली, और एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाली फोर्थ वाली। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ जाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन किस किस बच्चे ने टिक किया है 7th, वो आपकी करेक्ट है। फर्स्ट एंड फोर्थ बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बजट अंडर विच द गवर्नमेंट में स्पेंड एनी अमाउंट इक्वल टू रेवेन्यू इट कलेक्ट इज रेफर्ड एज डैश बजट। तो जब जितना स्पेंड है या जितना खर्चा है वो रेवेन्यू के बराबर होता है, तो जब रेवेन्यू और खर्चा यानी कि खर्चा रेवेन्यू सरकार का और जितना टोटल खर्चा है एक्सपेंडिचर अगर बराबर है, तो उस टाइप के बजट को हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट। तो क्वेश्चन 8 का आंसर सी ऑप्शन बैलेंस्ड बजट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एजर्शन रीजन। एजर्शन है इफ द वैल्यू ऑफ एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस की वैल्यू दी है 0.5, तो एमपीसी जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के इक्वल है। ये ऐसा आपने पढ़ा भी होगा कि जब ये 0.5 होता है तो दूसरा भी 0.5 आएगा। क्यों? क्योंकि एमपीएस और एमपीसी का जो टोटल होता है वो 1 होता है ना। तो इन दोनों का टोटल 1 है, तो अगर ये 0.5 है तो पक्का ये भी 0.5 आएगा, तो ये दोनों बराबर ही तो आएंगे। तो यानी कि जब ये 0.5 हो तो ये भी इक्वल होता है दोनों, क्योंकि इनका सम 1 होता है ना। तो एजर्शन बिल्कुल ठीक है। और रीज़न भी यही बता रहा है कि जो सम है एमपीसी और एमपीएस का 1 होता है, यूनिटी मतलब 1 होता है। यस 1 होता है, और तभी तो हमने इसे कैलकुलेट करके देखा तो ये इक्वल भी आ रहा है। तो ये रीज़न एक्चुअल में करेक्ट भी है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो एजर्शन रीज़न करेक्ट भी और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है क्यों ये बराबर आया है, क्योंकि ये दोनों का सम 1 था इसलिए ये इक्वल आ गया, है ना। ये 0.5 तो इसका आधा ही तो था ये, तो इसका इसलिए इसके बराबर आएगा। तो यस ऑप्शन ए इसका आंसर है 9th का। तो किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए पे टिक किया है? एजर्शन रीजन करेक्ट भी है और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, इसलिए ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए, एज द बैंकर टू द बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म ऑल फंक्शन एक्सेप्ट। तो अगर बैंकर टू बैंक, वो सब बैंकों का बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो कौन से फंक्शन नहीं करता? एक्सेप्ट मतलब सारे फंक्शन तो करता है, बट एक्सेप्ट कौन से फंक्शन को छोड़कर वो और सारे फंक्शन करता है? तो वो परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ जनरल पब्लिक। नहीं, ये काम परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी का ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नहीं, ये कमर्शियल बैंक्स करते हैं, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है। तो एक्सेप्ट लिखा है ना, तो ये वाला काम नहीं करता वो, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ जनरल पब्लिक। ओके, तो 10th का आंसर ऑप्शन ए है। किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए पे टिक किया है कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए के एमसीक्यूज क्वेश्चन खत्म होते हैं। अभी हम इसके सेक्शन बी के एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव को करेंगे, एंड बाद में हम नेक्स्ट पार्ट में इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी कवर करेंगे। अगर आप वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर देना, ताकि हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी कवर कर सके। अभी हम इसका सेक्शन बी का एमसीक्यू पोर्शन करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस ही आए हुए थे, नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल है ये क्वेश्चंस, तो आपने कर लेना अच्छी तरीके से। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्लेलिस्ट के अंदर भी बहुत सारे PYQs है, तो इसलिए ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिन बच्चों के एग्जाम हुए और नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल है, इसलिए इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर लेना। अब देखिए सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन बी है हमारा
इन रिसेंट ईयर ऑल द एडल्ट्स आर इनकरेज टू ओपन बैंक अकाउंट एज ए पार्ट ऑफ स्कीम नोन एज। तो आपको पता है ना कि आजकल सारे लोग अपने बैंक अकाउंट खोलते हैं। कौन सा स्कीम चली थी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक स्कीम चलाई थी, कौन सी स्कीम थी जिसमें सबको बैंक अकाउंट खोलने को कहा गया था? तो ये थी हमारी जनधन योजना, है ना। तो जो जनधन योजना है इसके अकॉर्डिंग सबको क्या किया गया, बैंक अकाउंट खोलने के लिए कहा गया। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। ये तो सबको ही आता होगा, 18 का आंसर ए, जनधन योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, द गिवन चार्ट इंडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ डैश इन इंडियन इकोनॉमी पोस्ट 1992। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम इंडिकेट की गई है, ये जो चार्ट बना हुआ है ना। तो ये चार्ट में हमें दिख रहा है जीडीपी और साथ में एम्प्लॉयमेंट दिखाया गया है ना। तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ग्रॉस जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट का चार्ट है ये। तो देखो एम्प्लॉयमेंट तो ये एम्प्लॉयमेंट है ना, एम्प्लॉयमेंट तो देखो कितनी कम है और जीडीपी फिर भी ज़्यादा है ना। तो यानी कि ये जॉबलेस ग्रोथ है। जब एम्प्लॉयमेंट तो लोगों को नहीं मिल रही, एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ तो ये है, बट जीडीपी का ग्राफ देखो बहुत ज़्यादा है ना। तो ये जॉबलेस ग्रोथ है। तो इसलिए आंसर इसका क्वेश्चन 19 का सी ऑप्शन होगा, जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विजुअली इम्पेयर्ड के लिए था, इसका आंसर भी जॉबलेस ग्रोथ है। 20 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1 है, एनवायरमेंटल कंसर्न, वेस्ट जनरेशन एंड पॉल्यूशन हैव बिकम क्रिटिकल ड्यू टू रिवर्सल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रिलेशनशिप। इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है वेस्ट जनरेशन का और पोल्यूशन का, वो क्रिटिकल होता जा रहा है। यस, क्रिटिकल होता जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई रिवर्सल है यहाँ। यस, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इस वजह से ये क्रिटिकल होता जा रहा है। यस, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, सेकेंड स्टेटमेंट है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैपन तब होता है जब रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कम होगा रीजनरेशन ऑफ रिसोर्स से। ये गलत लिखा है। रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन तो ज़्यादा होना चाहिए। ये क्राइसिस कब आएगा? क्राइसिस जब रेट जितना रिसोर्स एक्सट्रैक्ट हो रहे वो ज़्यादा होंगे और रीजनरेट वाले कम होंगे, है ना, तभी तो क्राइसिस आएगा। तो इन्होंने उल्टा लिखा है कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कम होगा और जनरेशन ज़्यादा होगा, तब थोड़ी ना क्राइसिस आएगा। तो स्टेटमेंट सेकंड वाला इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है बट सेकंड वाला इनकरेक्ट है क्वेश्चन 20 का। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। पहला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है। ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो, डैश आर द पीपल हु ऑपरेट देयर ऑन फार्म्स एंटरप्राइजेस। तो कौन लोग हैं जो अपने खुद के फार्म एंटरप्राइजेस चलाते हैं? हायर्ड वर्कर्स तो नहीं है, कैजुअल वेज वर्कर ये भी नहीं है, दूसरों के वहाँ काम करते हैं। रेगुलर सैलरी ये भी नहीं है, ये खुद के ओन फार्म, ओन मतलब खुद के, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन 21 का हो जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड। किस किस बच्चे ने ये ऑप्शन टिक किया है कमेंट ज़रूर करना, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको इसके नेक्स्ट पार्ट को भी कवर किया जा सके। और लाइक भी करना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। क्वेश्चन 22 देखो, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द डैश ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कौन सा प्रोसेस है, इसके अंदर क्या क्या होता है? तो मार्केटिंग में आपका प्राइवेटाइजेशन तो नहीं होगा, प्रोसेसिंग होगी, असेंबलिंग भी होगी, ग्रेडिंग भी होगी। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों काम होंगे। तो ये आपका डी ऑप्शन बन रहा है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किस किस बच्चे ने टिक किया है कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर ह्यूमन वेलबींग। ये जरूरी है ह्यूमन वेलबींग के लिए, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ये आइडिया पूछा है ना, एजुकेशन एंड हेल्थ जरूरी है ह्यूमन वेलबींग के लिए, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। बी ऑप्शन ह्यूमन डेवलपमेंट 23 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, डैश ऑफ एग्रीकल्चर रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन द ओपन मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन पर्पस। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा एग्रीकल्चर है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप सेल के लिए होता है, ना कि अपने खुद के कंजप्शन के लिए। तो सेल के लिए जब हो रहा है तो ये कमर्शलाइजेशन है। एग्रीकल्चर का क्या कर दिया गया है, कमर्शलाइजेशन। तो इसका आंसर आपका
24 का ए ऑप्शन हो जाएगा कमर्शलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट 1 और 2। स्टेटमेंट है 1978 में कॉम्यून लैंड जो थी वो डिवाइड हो गई थी स्मॉल प्लॉट्स में इंडिविजुअल हाउस होल्ड फॉर कल्टिवेशन। यस, बिल्कुल ठीक है, कॉम्यून लैंड को डिवाइड कर दिया गया था छोटे छोटे प्लॉट में कल्टिवेशन करने के लिए लोगों की। स्टेटमेंट 2, अंडर कॉम्यून सिस्टम प्रोफेशनल्स जो होते थे वो भेजे जाते थे वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। यस, प्रोफेशनल्स को भेजा जाता था। तो फर्स्ट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है 25 का। तो 25 का सी, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है। नेक्स्ट देखो 26, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट एम्फेसाइज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कौन कौन से ऑप्शन है जो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एम्फेसाइज करते हैं। तो अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यस करेगा एम्फेसाइज टेक्नोलॉजी को, है ना। अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, ये भी करेगा, मतलब जो बढ़ावा देते हैं, है ना, ये भी करेगा। डिसमिनेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो क्वेश्चन 26 का आंसर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है एजर्शन है अंडर द लैंड रिफॉर्म इंडियन गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम लैंड साइज विच वुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। मतलब जब लैंड रिफॉर्म हो रहे थे तो इंडियन गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया था कितना मिनिमम लैंड साइज होना चाहिए इंडिविजुअल्स के लिए। यस, बिल्कुल ठीक है। और लैंड रिफॉर्म का पर्पज़ ही यही था ना। और पर्पज़ ऑफ लैंड सीलिंग जो था अवॉइड करना था कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ऑनरशिप इन फ्यू हैंड। यस, लैंड सीलिंग आपने पढ़ी होगी कि ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि कोई अपनी मर्जी से कितना भी नहीं लेगा, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। तो इससे क्या था कि जो लैंड ऑनरशिप थी वो कुछ ही हाथों से में ना रह के सबके पास आई, तो अवॉइड हुआ ये चीज़। यस, बिल्कुल ठीक है, लैंड सीलिंग का पर्पज़ ही यही था। एजर्शन रीजन दोनों ठीक है, बट ये एक्चुअल में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो जस्ट करेक्ट है ये, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तो बहुत एजर्शन रीजन ट्रू है बट रीजन नॉट एक्सप्लेन कर रहा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन किस किस बच्चे ने लिखा है 27 का, उनका बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं मुझे कमेंट करेंगे सारे बच्चे कि कितने सही है, कितने उनमें से, जितने टोटल है उनमें से कितने सही है। एंड बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये सारे क्वेश्चंस आई होप अच्छा गया होगा एग्जाम आपका, एंड प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है। प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदर कोर्स का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है।